हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज क्लास 8 नंबर की है आज हमारी। हालांकि ये 2 बजे लाइव होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। तो यूजीसी नेट हिंदी अभी ये जैसे भी आपको क्लास मिलेगी, लेकिन क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो जून में पेपर हुआ था, जून 2023 के अंदर, ठीक है, जून 2023 की मैं बात कर रही हूँ। 2023 में जो पेपर हुआ था, ये वही पेपर के क्वेश्चन हैं। तो निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? चंद्रगुप्त नाटक से किस पात्र का संबंध नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका और लीला। तो इनमें से कौन सा पात्र है जो कि चंद्रगुप्त का नहीं है? तो ये है जयमाला। ठीक है, जो जयमाला पात्र है वो चंद्रगुप्त की नहीं है। हालांकि मैं इनकी सबकी व्याख्या साथ में कराती हूँ, लेकिन आज की इसमें वीडियो में व्याख्या साथ में नहीं दी हुई है, तो हम सीधे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। बाकी देख लेते हैं। एलिस, अलका और लीला, ये तीनों के तीनों चंद्रगुप्त नाटक के क्या हैं? पात्र हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्रुव, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला, ये सब चंद्रगुप्त नाटक की क्या हैं? पात्र हैं। इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो ब्रज किशोर किसका है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस या धरती धन ना अपना। तो ब्रज किशोर की बात करें तो ये आता है परीक्षा गुरु में, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित होता है। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्री निवास दास जी के द्वारा। ठीक है, लाला श्री निवास दास जी के द्वारा, ये ध्यान रख लेना। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित होता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? बचन सिंह ईदगाह अमृतसर आ गया, उसने कहा था यह राजा निर्वंशिया। तो ये जो राजा निर्वंशिया है, जिसमें जगपति, चंदा और बचन सिंह ये पात्र हैं। ठीक है, इसमें बचन सिंह किसमें आता है? राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर की कहानी है। ये किसकी कहानी है? कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यह मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन किस पात्र ने कहा है? सिलिया, झुनिया, रूपा और सोना। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा है, उतने प्रेम से तुम मेरी माँ भी नहीं रखती, ये कौन कहती है? तो झुनिया कहती है। क्योंकि जो झुनिया की जो मतलब जो धनिया है, उसके अंदर जो धनिया है, ठीक है, धनिया का बेटा है गोबर, होरी धनिया, नाम सुना होगा जरूर, आपने पढ़ा होगा तो। और गोबर जो है झुनिया से संबंध बनाता है और बाद में उसे प्रेग्नेंट छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन जो उसकी माँ है धनिया, वो उसको पूरे प्रेम से रखती है और उसको अपने घर में शरण देती है। तब वो ये बात कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित की गई थी 31 जुलाई 1947 को, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित राम शंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र देव की ये समिति बनाई गई थी। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित कर दिए। ठीक है, संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी या फिर प्रेमचंद। आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? सबसे ज़्यादा ये छोटे बड़े जो 65 उपन्यास हैं, वो किसने निकाले हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा है, वो कहा है किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कि मलुकदास की नहीं है? ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र और भक्ति विवेक। तो इनमें से जो ज्ञान समुद्र है वो नहीं है। ये किसकी है? तो ये सुंदर दास की है। किसकी है ये? सुंदर दास की कृति है, ना कि मलुकदास की। बाकी ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ये सब मलुकदास के हैं। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी
कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया? तो ये आया है तीसरी कसम कहानी के अंदर। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी, रसवंती और कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं और इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कब आई थी। तो हम बात करें सबसे पहले उर्वशी, तो उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद सामधेनी, सामधेनी है ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उर्वशी से पहले। और इसके बाद अगर बात करें रश्मिरथी, तो रश्मिरथी आई थी 1952 में, 1952। और रसवंती, रसवंती आई थी 1940 में आई थी। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कब आया था? 1946 के अंदर। ठीक है, अब आप इनको क्रम से लगा सकते हैं। सबसे पहले 1940 में रसवंती, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, जो कि 2 में दे रखा है। और इसके बाद 40 के बाद क्या आएगा? 46, यानी कि कुरुक्षेत्र, ई वाला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या फिर बनारस? तो ये खुली थी मद्रास के अंदर। ठीक है, मद्रास तमिलनाडु के अंदर खुली थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा। ये सब क्वेश्चन जून 2023 में पूछे गए थे। आप समझ सकते हैं 2023 का भी 2023 दिसंबर का मैंने पेपर करा दिया है। जो हमारी 5-6 क्लास हुई हैं उनमें कुछ 3-4 क्लास मैंने दिसंबर 2023 के हिंदी पेपर से ली थी। लेकिन आप उसमें और इसमें लगा सकते हैं कि अब फ़र्क कितना है, कितना पैटर्न चेंज हो चुका है, कितना डिफरेंस आ गया है। पहले पेपर बहुत इजी हैं ये, अगर आज के टाइम के देखो तो बहुत इजी हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, लेकिन ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं जो पंक्तियों वगैरह से पूछे जाते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर एक तरफ पात्र दे रखे हैं और एक तरफ क्या दे रखा है? नाटक का नाम दे रखा है। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अंधा युग। तो इनमें आपको क्या पता करना है? नाम पता करने हैं, किसके अंदर कौन सा नाम है। तो देखो यहाँ पर जो एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य में कौन सा नाम आता है? तो ये नाम आता है लीला का। ठीक है, और स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त में आता है कमला का नाम। और चंद्रगुप्त में किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त में अलका का नाम आता है। और अंधा युग में युयुत्सु का नाम आता है। ठीक है, अंधा युग में किसका नाम आता है? युयुत्सु का नाम आता है। तो इनको आप अच्छे से देख लेना। ए पे सेकंड वाला आएगा, लेकिन सेकंड हमारे तीनों में दे रखा है ना। और इसके अलावा बी, बी की अगर बात करें तो सी आएगा, बी पे सी दोनों में दे रखा है। और इसके बाद अंधा युग में यानी कि सी, चंद्रगुप्त में क्या आएगा? फोर्थ वाला, फोर्थ भी तीनों में दे रखा है है ना। फोर्थ भी तीनों में दे रखा है, दोनों में दे रखा है। और इसके बाद अंधा युग यानी कि फर्स्ट इसमें दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। बिल्कुल जो ऑप्शन है ना वो भी अगर अच्छे से आपको आते होंगे तभी कर पाओगे। पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? पिता जो कहानी है ज्ञान रंजन की है, उस कहानी के कथन बताने हैं। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ये जो लेखक है वो पिता के बारे में बोलते हैं। जो पिता कहानी है वो एक बूढ़े पिता के ऊपर लिखी गई है, जिसमें उनको बिल्कुल भी आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं करते थे। वे पैसे जमा करके रखने में यकीन नहीं करते थे, तो ये बात तो गलत है। क्योंकि जो आप जानते हैं बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो मतलब पैसा जमा करने का ज़्यादा फोर्स करते हैं। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, ये बात सही है। वो जब खुद किसी चीज़ को लाते थे तो उसकी बढ़ चढ़ कर के तारीफ़ कर देते थे। ये आगरा के पेठे हो गए और ये बीकानेर की जलेबी और ऐसा करके ना, मतलब उनको अपनी ही चीज़ अच्छी लगती थी। बाकी दूसरा कोई भी घर में बेटा बहू पत्नी कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ ले आओ वो प्रभावित होते ही नहीं थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है।
ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। वो 35 वर्षों तक केवल रामायण और गीता ही पढ़ते रहे। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। बिस्किट फल वगैरह जैसी चीज़ें वो मतलब बिस्किट वगैरह नहीं खाते थे, है ना। वो तो आधुनिक चीज़ हो गई, बिस्किट तो पहले कहाँ चलते थे। तो ए, सी और डी इसमें तीनों ही जो बात है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंधा युग। अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम क्या है? अंधा युग नाटक के अंकों का शीर्षक बताना है आपको। विजय एक क्रैमिक हत्या, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का साप। तो देखो इसमें जो कौरव नगरी है ना वो फर्स्ट नंबर पे आएगी। सबसे पहले कौरव नगरी आएगी और फिर इसके बाद क्या आएगा? तीसरा तो हमारा अश्वत्थामा का क्या है? अर्ध सत्य है। और दूसरा तो इसमें दे नहीं रखा, पशु का उदय दे रखा है ना। पशु का उदय हमारे दूसरे नंबर पे आएगा और कौरव नगरी आएगा पहले नंबर पे। कौरव नगरी, ठीक है, कौरव नगरी पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा पशु का उदय और तीसरे पे आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तीसरे पे ये आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। और चौथे पे आएगा गांधारी का साप यानी कि ई। चौथे में ई एक में ही दे रखा है तो बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा विजय एक क्रैमिक आत्महत्या, ये पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है इसमें किस चीज़ पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर या यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसमें किस चीज़ पर व्यंग्य किया गया है बताइए। तो देखो अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर तो बिल्कुल किया गया है, ठीक है। और ये कहानी भी आप याद रख लेना, चंद्रदेव से मेरी बातें किसमें है? ये 1904 में छपी थी। और ये किसकी है? बंग महिला की ये रचना है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1904 के अंदर। और इसमें अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर व्यंग्य किया गया है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर व्यंग्य नहीं किया गया, वो तो चंद्रमा तो यहाँ पर बस काल्पनिक रखा गया है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर यहाँ पर क्या किया गया है? और यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। यातायात से कौन सा चंद्रमा पर जाना था, है ना। वो तो सिर्फ चंद्रदेव से मेरी बातें के एक काल्पनिक कहानी बना करके उन नीतियों पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। तो अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर इसमें व्यंग्य किया गया है। तो ए, बी और डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जो कि डी ऑप्शन में देखते हैं। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है? संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है? ब्लूमफील्ड का, एजे एलिस, आइजक पिटमैन या फिर विलियम जोन्स का है। तो ये है आइजक पिटमैन का, ठीक है। आइजक पिटमैन का ये कथन है। तो हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। आज इसका थोड़ा सा व्याख्या रखती हूँ, वैसे मैंने आज नहीं रखी, है ना। तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई। तो उसके लिए बाकी मैं व्याख्याओं के साथ ही सारे क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।